नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 58 लेखांकन अकाउंटिंग के पार्ट 6 लेखांकन का ये अंतिम पार्ट है, जिसमें अपन बात करेंगे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ते जाएं, इससे साधारणतः आप आंसर दे सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक निश्चित समय में व्यवसाय में रोकड़ का आगमन, रोकड़ के आगमन को क्या बोलेंगे? अंतः प्रवाह, या इसको बोलेंगे कैश इनफ्लो, तथा बहिर्गमन या खर्च, या इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो। इसका विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 240 के तहत बनाना अनिवार्य है। एक निश्चित समय में व्यवसाय में रोकड़ के अंदर कितना पैसा आया है और कितना रोकड़ बाहर गया है, उसका विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 240 के तहत बनाना अनिवार्य है। इसे लेखांकन मानक 3, लेखांकन स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, लेखांकन मानक 3 को क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक है। फिर रोकड़ प्रवाह को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। रोकड़ प्रवाह को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रचालन, या इसी को बोलेंगे ऑपरेटिंग, है ना। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या है, उसके लिए रोकड़ प्रवाह कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। तो प्रचालन द्वारा व्यवसाय की आंतरिक ऋण शोधन क्षमता का आकलन किया जाता है ना। व्यवसाय की आंतरिक ऋण शोधन क्षमता मतलब व्यवसाय के अंदर रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट को कितना पूरा कर पा रहा है कैश, उसकी बात करते हैं। तो प्रचालन जो है बिना बाह्य वित्तीय सहायता के व्यवसाय में पर्याप्त रोकड़ प्रवाह को बनाए रखती है। ऑपरेटिंग जो है वो कैश फ्लो को व्यवसाय में बनाए रखती है बिना बाह्य वित्तीय सहायता के। और इसमें जो रोकड़ अंतर्वाह होता है या कैश इनफ्लो होता है वो माल की बिक्री से आता है। माल बिक्री होगा तो पैसा आएगा, चालू दायित्वों में वृद्धि होगी तो पैसा रहेगा, कहीं से फीस लेंगे तो पैसा आएगा, कहीं से कमीशन मिलेगा तो कैश का इनफ्लो होगा। और व्यवसाय से रोकड़ का बहिर्वाह या कैश आउटफ्लो कैसा होगा? माल या सेवा का नगद भुगतान करेंगे, जैसे आप कच्चा माल ले रहे हैं या कहीं से सर्विसेज ले रहे हैं तो उसका आप कैश भुगतान कर रही है आपकी कंपनी, तो रोकड़ बाहर गई। आपने वेतन दिया, आपने टैक्स दिया, टैक्स का भुगतान किया तो आपकी रोकड़ बाहर गई। तो ये सब ऑपरेटिंग या प्रचालन से संबंधित रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह था। कैश इनफ्लो, कैश, ये कैश आउटफ्लो। लेखांकन मानक 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 के अनुसार इसकी गणना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों से की जा सकती है। किसकी? ऑपरेटिंग इनफ्लो कैश का। इसके बाद रोकड़ प्रवाह का दूसरा वर्ग है निवेश, या इसी को बोलेंगे इन्वेस्टिंग। इसमें संपत्तियों की खरीद एवं बिक्री की क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है। इन संपत्तियां मतलब असेट्स। ठीक है। इसमें संपत्तियों की खरीद एवं बिक्री की क्रियाएं शामिल होती। अब इसमें रोकड़ कैसे अंदर की तरफ कैसे आती है? रोकड़ अंतर्वाह तो जो परिसंपत्तियों को बेचने के लिए जो प्राप्त होता है, ठीक है, परिसंपत्तियों को मान लो आपने कंपनी की एसेट्स बेची। कंपनी की क्या एसेट्स बेची? मान लीजिए कंपनी का पुराना फर्नीचर बेचा आपने, या कंपनी के पुराने कंप्यूटर्स बेचे, तो उससे आपको जो कैश मिला वो क्या हो गया? कैश इनफ्लो हो गया। ठीक है। और परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए आपकी कंपनी ने भुगतान किया, नए कंप्यूटर्स आने हैं, नया फर्नीचर आना है, तो परिसंपत्तियों को खरीदा आपने और उसके लिए कैश आपका बाहर गया, है ना। तो परिसंपत्तियों को बेचने से जो प्राप्त हुआ वो रोकड़ अंतर्वाह हो गया, और परिसंपत्तियों को खरीदने, फर्नीचर कंप्यूटर्स खरीदने के लिए जो भुगतान किया वो कैश आउटफ्लो या बहिर्वाह हो गया। ठीक है। तीसरा रोकड़ का वर्ग है वित्तीय या फाइनेंशियल। शेयर, पूंजी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां इसमें आती हैं। पूंजी का आकार और पूंजी की संरचना का मतलब क्या होता है कि पूंजी जो है वो किस फॉर्म में है, शेयर के फॉर्म में है कि डिबेंचर्स के फॉर्म में है कि ऋण लिया है कहीं से, ये पूंजी की संरचना कहलाती है। तो शेयर, पूंजी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां इसमें आती हैं। यहाँ पे रोकड़ अंतर्वाह कैसे होगा? अंश निर्गम किया आपने, शेयर्स निकाले, ऋण पत्र दिया अर्थात डिबेंचर्स निकाले आपकी कंपनी ने, ये सब बाजार से पैसा उठाने के साधन है। अगले लेक्चर्स इसी से संबंधित रहेंगे। अंश निर्गम मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स बाजार में निकाले, ऋण पत्र मतलब कंपनी ने अपने डिबेंचर्स निकाले, दीर्घकालीन ऋण लिया कंपनी ने कहीं से, इन सब से क्या होता है? रोकड़ की प्राप्ति हो रही है, तो इससे कैश इनफ्लो हुआ कंपनी में।
आपने शेयर निकाले, लोगों ने शेयर खरीदे तो आपकी कंपनी के पास पैसा आया। आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स निकाले, लोगों ने खरीदे तो आपके कंपनी के पास पैसा आया। दीर्घकालीन ऋण आपने बैंकों से लिए तो आपके पास पैसा आया। तो ये सब क्या है? कैश इनफ्लो है। और बाहर क्या है? दीर्घकालीन ऋण पत्रों या उधार ली गई राशियों का भुगतान करना, है ना। जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो इनका पैसा वापस भी तो देना पड़ेगा, उधार ली गई राशियों का भुगतान भी करना पड़ेगा, उनका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? कैश आउटफ्लो। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। संक्षेप में, रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य भविष्य में नकदी का अनुमान लगाने, कितनी नकदी बचेगी, कितनी जा रही है, कितनी आ रही है, तो भविष्य में नकदी का अनुमान लगाने, अल्पकालीन वित्तीय योजना बनाने में, कैश बजट बनाने में, है ना, और कंपनी की प्रगति एवं विषम परिस्थितियों में कंपनी को तैयार रखने से रिलेटेड है कि आपका रोकड़ प्रवाह कैसा चल रहा है, जेब से कितना पैसा जा रहा है, जेब की तरफ कितना पैसा आ रहा है, अगले इतने काम के लिए कितना पैसा बचेगा, ये सब सोचना, है ना। कहीं आप सतना गए हैं मान लीजिए और सतना में आपने सारे पैसे घूमने में खर्च कर दिए तो बस में लौटेंगे कैसे, किराया ही नहीं बचेगा। तो आपको इस चीज का अनुमान लगाना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं लेखांकन मानकों की या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके अनुसार सारी दुनिया में एक सी अकाउंटिंग पैटर्न हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। लेखांकन के नियमों में सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी एवं एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए 1970 में ब्रिटेन में लेखा प्रमाप समिति, ध्यान देंगे 1970 में ब्रिटेन में लेखा प्रमाप समिति नामक एनजीओ का गठन किया गया और यही लेखांकन से संबंधित प्रमापों की स्टैंडर्ड्स की घोषणा करता है। कौन? लेखा प्रमाप समिति, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। ये क्या है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, एनजीओ है। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का गठन किया गया 21 अप्रैल 1977 को। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। आईसीआई ने गठन किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, 21 अप्रैल 1977 को इसका गठन किया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ मानक स्वरूप होते हैं, वो ध्यान रखेंगे। एएस स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या हिंदी में बोलेंगे तो लेखा प्रमाप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या किया जाता है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या बताया जाता है? स्टॉक का मूल्यांकन। तो स्टॉक में ये लिखा हुआ है, स्टॉक का ये लिखा हुआ है, ये 2 के बराबर, ये 2 के जैसा दिख रहा है, ये 2 के जैसे दिख रहा है। तो AS2 में क्या है? स्टॉक का मूल्यांकन। AS3 में क्या है? नकद या रोकड़ प्रवाह अध्ययन। नगद, तीन लेटर्स का है, नगद। तो या कैश का C स्टैंड्स फॉर 3। AS3 में नगद या रोकड़ प्रवाह विवरण। इसी तरीके से AS4 में तुलन पत्र या बैलेंस शीट। AS4 बैलेंस शीट की तिथि के पश्चात हुए आकस्मिक व्यय एवं घटनाएं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने की तिथि के पश्चात अगर कोई आकस्मिक व्यय एवं घटनाएं होती हैं तो AS4, है ना। 4 मतलब फोड़ दिया, कुछ चीज अगर सिर फूट गया मतलब आकस्मिक घटनाएं हो गई है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। AS6 मतलब मूल ह्रास लेखांकन। 6, है ना, अगर किसी ने 6 मार दिया तो क्या हो गया? जिसकी बॉल पे 6 पड़ा उस बॉलर का तो मूल्य ह्रास हो गया ना, उसके दिमाग का हैरासमेंट हो गया। तो हैरासमेंट कब होता है? जब बॉल पे 6 पड़ जाता है। तो AS6 मूल्य ह्रास। AS9 आगम मान्यता, इंपॉर्टेंट नहीं है। AS12 सरकारी अनुदान का लेखांकन, यदि सरकार से कोई अनुदान मिल रहा है, कोई एड्स मिल रहा है तो AS12। ठीक है, तो अपनी कंपनी की 12 नहीं बजने पाए, इसके लिए सरकारी अनुदान मिल गया अपने को। फिर AS13 निवेश, क्या याद करेंगे? 13 निवेश। AS13 में क्या है? निवेश का लेखांकन, 13 निवेश। ठीक है, AS14 में लीज या पट्टा। ठीक है, तो 14 में 14 में लीज या पट्टा, ध्यान रखेंगे। AS20 प्रति अंश उपार्जन, यदि प्रति शेयर में क्या उपार्जन हो रहा है, ये 20, है ना। 2020 में क्या होते हैं? फटाफट गेम होता है, प्रति अंश उपार्जन। AS22 आय पर टैक्स का लेखांकन, आय पर कर कैसा लग रहा है ना। तो 22। AS26 अमूर्त संपत्तियां, है ना, 26 अमूर्त संपत्तियां। और 28 जो है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। ये सब अकाउंटिंग के मानक हैं, जितने आपको याद हो जाएं। लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे, उसमें पता करेंगे और एग्जैक्टली याद करेंगे। ठीक है, नोट्स के लिए PDF एक्सेस कर सकते हैं आप, इसी लिंक में नीचे मोबाइल नंबर दिया है, वहां पे मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप, और लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ते रहें। बात करते हैं व्यापारिक सौदे या बिजनेस ट्रांसैक्शंस की।
बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? भावनाओं या संभावनाओं से परे होते हैं। व्यापार क्या है? भावनाओं और संभावनाओं से परे। व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय लेन देन होता है तो उसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है और इन लेखों का आधार क्या होता है? प्रमाणक या बाउचर होता है। बाउचर मतलब रसीद टाइप की जो आपको मिलती है ना, बाउचर, उसको बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक या बाउचर ऐसे लिखित अभिलेख जिसके आधार पर वित्तीय लेन देन का लेखा पुस्तकों में किया जाता है ना। बाउचर्स क्या होते हैं? ऐसे लिखित अभिलेख जिसके आधार पर वित्तीय लेन देन का लेखा किसमें किया जाता है? वित्तीय पुस्तकों में किया जाता है। प्रमाणक या मूल अभिलेख कहलाते हैं, बाउचर्स कहलाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? रेसिप्ट आ जाती है, बीजक आ जाता है, वेतन बिल आ जाता है, मजदूरी बिल है ना, यात्रा भत्ते आदि के बिल शामिल हैं। इनके सबके बिल्स होते हैं, तो यही तो बाउचर हैं, बिल बाउचर बोलते हैं ना। नकद विक्रय में नकद रसीद दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं? कैश मेमो। नकद रसीद, अगर नकद बिक्री की है तो कैश मेमो देंगे, और यदि आप उधार माल बेचेंगे तो क्या बनाएंगे? इनवॉइस। देखा होगा आपने, उसको बीजक बोलते हैं, बीजक या इनवॉइस। ठीक है, तो उधार बिक्री में उधारी के बीज डाल दिए आपने, उधारी के बीज डाल दिए, इनवॉइस, और कैश मेमो तो नगद रसीद होती है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। इसके बाद बात करेंगे लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशंस की। आपको मालूम है दोहरा प्रणाली में डेबिट क्रेडिट पर आधारित है, दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट में संपत्ति तथा दायित्व बोलते हैं, वहां डेबिट और क्रेडिट नहीं बोलते, कल बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। संपत्ति तथा दायित्व पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, और इसमें शामिल प्रमुख दायित्व एवं संपत्तियां निम्न है ना। अगर असेट्स बोले तो असेट्स क्या क्या है? ठीक है, असेट्स किसकी होती है ना। ठीक है, असेट्स, तो असेट्स में है मान लीजिए कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, विविध देनदार जो आपसे जिनसे आपको पैसा मिलना है, बिल्स, रिसीवेबल्स, फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो, क्लोजिंग स्टॉक, भूमि तथा भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सब असेट्स हैं आपके। उपकरण, औजार, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब असेट्स हैं। पूर्व दत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर दिया है तो वो भी आपकी असेट है। और गुडविल भी क्या है? इंटेंजिबल असेट है, अमूर्त असेट है आपकी। ठीक है, और आपके दायित्व क्या क्या है? तो दायित्व में आ जाएंगे बैंक ऋण, बैंक का लोन चुकाना है, लेनदार हैं आपके, बिल्स पेएबल हैं, जो बिल आपको कच्चा माल वगैरह के बिल पे करने हैं, ऋण पत्र यदि आपने डिबेंचर्स वगैरह इशू करे हैं बाजार में तो डिबेंचर का पैसा चुकाना पड़ेगा निवेशकों को, है ना। कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों की भविष्य निधि जो इकट्ठी होती जा रही है वो चुकानी पड़ेगी। अदत्त व्यय जो कि आपने जिसका लेखा तो कर लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करने के लिए लेनदार, ये सारी चीजें आपके दायित्व हो जाएंगे। अब जानते हैं जनरल चीज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में अपन इसके आते हैं, खाते में नाम तथा जमा करने के नियम, खातों में डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम। तो इसके लिए एक बहुत आसान कहानी से आपको शुरुआत करूंगा मैं। कहानी समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे वो क्लटर हो गया लेकिन समझिएगा। डेबिट उसे करते हैं जो बिजनेस का है, जो भी चीज बिजनेस या व्यापार की है उसे डेबिट करो। और क्रेडिट जो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के बाहर का है, और बिजनेस के बाहर का मालिक भी बिजनेस के बाहर का ही है, बाहर का है चाहे मालिक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो बिजनेस की हैं उन्हें डेबिट करना है, और जो सारी चीजें बिजनेस के बाहर की हैं चाहे मालिक ही क्यों ना हो, अगर वो चीज मालिक की है तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। बस ये नियम जान गए आप तो डेबिट क्रेडिट में आप मास्टर हो जाएंगे, समझ लीजिए। एक कहानी से मैं आपको बताता हूं। एक कहानी है, अमित नाम का एक कोई बंदा है। अमित नाम के बंदे ने अपनी पूंजी लगाई, कैपिटल लगाया, कैश लगाया, और कैश लगा के एक व्यापार खड़ा किया, तेल मिल, ऑयल मिल का एक बिजनेस खड़ा किया। तो अमित ने इस ऑयल मिल या बिजनेस को क्या बोला कि तू मेरा गुलाम है। अमित ने इस ऑयल बिजनेस को क्या बोला, इस हट को क्या बोला कि मैं अपनी पूंजी लगाकर तुझे खड़ा कर रहा हूं, तू मेरा गुलाम है। ठीक है, अब ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस तेल मिल का जो बिजनेस है, ये लैंड खरीदेगा अपने लिए, बिल्डिंग खरीदेगा, मशीनें खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, कंप्यूटर्स खरीदेगा, कच्चा माल आदि खरीदेगा। ये सब खरीदेगा तो ये सारी चीजें क्या कहला जाएंगी? असेट्स। तो असेट्स ये किसकी हो जाएंगी? ये बिजनेस की हो जाएंगी। ये अमित की नहीं होंगी, मालिक की नहीं होंगी। ये जो असेट्स हैं
लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कच्चा माल, ये सब किसकी एसेट्स हो जाएंगी? बिजनेस की होंगी। तो एसेट्स सारी किसकी होती हैं? बिजनेस की होती हैं। फिर अब इन सारी मशीनों के माध्यम से, कच्चे माल के माध्यम से माल बनाया जाएगा, तो लोगों को सैलरी दी जाएगी, बिजली बिल दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा और अन्य व्यय रहेंगे। तो ये भी सैलरी, बिजली बिल, किराया, अन्य बिल, ये भी किसके रहेंगे? बिजनेस के ही रहेंगे, ऑनर के नहीं रहेंगे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, असेट्स भी बिजनेस की हैं और खर्चे भी किसके हैं? बिजनेस के हैं। अब इन सब दोनों के माध्यम से, इससे और इस दोनों के माध्यम से क्या करेगा? तेल बन जाएगा और तेल बेचेगा बाजार में। कौन? ये बिजनेस। और तेल बाजार में बेचा जाएगा तो जो रेवेन्यू या बिक्री जो प्राप्त होगी, रेवेन्यू या जो गेन प्राप्त होगा, ये गेन जो है ये बिजनेस का नहीं है। ये गेन किसका है? बिजनेस के मालिक अर्थात अमित का। क्योंकि ये बिजनेस किसका गुलाम था? अमित का गुलाम है। ये बिजनेस जो है वो अमित का गुलाम है। तो गेन जो होगा वो गुलाम का कभी नहीं होगा। गेन जो होगा वो हमेशा मालिक का होगा, अमित का होगा। ठीक है, तो बस अब आप समझ लीजिए कि असेट्स और खर्चे कैसे थे? बिजनेस के थे। कैपिटल और गेन किसके हैं? मालिक के हैं। तो अब आप देखिए, ठीक है, तो अमित बिजनेस से क्या कह रहा है? अमित अपने गुलाम बिजनेस से कह रहा है कि तुम, हे बिजनेस, तुम असेट्स रख लो, है ना, तुम खर्चे रख लो सारे, ये सैलरी, बिजली बिल, ये खर्चे रख लो और तुम बिजनेस करो और जो लाभ मिलेगा वो मेरा होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए असेट्स, अब आप देखिए यहां पे असेट्स, ठीक है, और एक्सपेंसेस, असेट्स और एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस, असेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेस किसके हैं? ये बिजनेस के हैं। तो असेट्स बढ़े, है ना, संपत्ति में वृद्धि होने पर, ठीक है, संपत्ति में वृद्धि होने पर डेबिट करें, ठीक है, और कमी होने पर क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, बिजनेस, जो बिजनेस का है उसे क्या करना है? यहां बताया था ना मैंने आपको, जो बिजनेस का है उसे डेबिट करो। तो असेट्स, असेट्स और खर्चे ये दोनों बिजनेस के हैं। तो असेट्स, असेट्स और खर्चे ये दोनों बिजनेस के हैं। तो बिजनेस के हैं तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहां भी डेबिट है, यहां भी डेबिट है। ठीक है, असेट्स बढ़ रही हैं या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो रहा है, असेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होएगा। ठीक है, बिजनेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होएगा। अब मैंने क्या बताया था? जो गेन हुआ है तेल बेचने से, गेन और जो कैपिटल है ना, तो ये देखिए, जो कैपिटल है और जो गेन्स हैं, रेवेन्यू और गेन्स हैं, वो किसके होते हैं? बिजनेस के बाहर के होते हैं। बिजनेस के बाहर के होते हैं, तो बिजनेस के बाहर के होते हैं तो उसको, जो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के बाहर का, उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, तो रेवेन्यू, गेन्स और लाइबिलिटीज तीनों को क्रेडिट करेंगे। अर्थात रेवेन्यू बढ़े, चाहे कैपिटल बढ़े, चाहे लाइबिलिटी बने, तो तीनों को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर के हैं। बिजनेस के बाहर मतलब बिजनेस के मालिक के हैं, ये अमित के हैं, है ना। इसको पॉज करके फिर से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए। थोड़ा क्लटर है, लेकिन मैंने आपको ये कहानी समझा दी। बिना ये कहानी के आपका काम नहीं बन पाएगा। ये कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बाय बाय।